हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे हमारे जनवरी का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स चल रहे हैं उसका पार्ट 3, यानी कि वीकली करंट अफेयर्स का थर्ड वीक हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। तो जो लोग भी ये चैनल देख रहे हैं पहली बार, सबसे पहले तो आप यूट्यूब पे इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ आज जब हम ये लेक्चर लेके आने हैं, हम लोगों ने डिसाइड किया था 30 जनवरी को हम लोग करेंगे हमारा मॉक टेस्ट 8, जो कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट को होगा ओली बोर्ड की ऐप पे। आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आप लोगों को ये टेस्ट मिल जाए। इसका एनालिसिस वीडियो आज रात को ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे ही मिलेगा। साथ ही साथ एक और चीज़, अगर आप लोग हमारे साथ ट्रिपल एस ऐप पे जुड़े हैं तो आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को वहाँ पे JKPSI के क्लासेस मिल रही हैं, जहाँ पे आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। और साथ ही साथ स्टॉक असिस्टेंट, वेटरनरी फार्मासिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इनकी क्लासेस भी आपको मिल रही है। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम पूरे हफ्ते के जो होते हैं वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ताकि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चंस आपको दिखते हैं जो JKSS भी पूछता है खास तौर पे, वो आपके यहाँ पे कवर हो जाए। साथ ही साथ SSC के स्टूडेंट्स के लिए, या आप लोग अगर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये रिविजन वीडियो की तरह काम करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीज़न क्या है मैं आपको बताऊंगा। नेम द मिशन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवेज फॉर पैसेंजर्स टू ट्रैक एंड गेट बैक लॉस्ट लगेज। अभी हाल ही में जो एक ऑपरेशन शुरू किया गया है इंडियन रेलवेज के द्वारा, अगर इसमें कोई भी आपका लगेज या सामान छूट जाता है, गुम हो जाता है, तो उसको ट्रैक करने के लिए ये लॉन्च किया गया है। इस मिशन का नाम क्या है? तो इस मिशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन मिशन अमानत। सबसे पहली चीज तो आपको ये बतानी चाहिए, ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब ये किसने किया है शुरुआत? तो ये किया गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा। तो ये इन्होंने शुरू किया है ऑफ वेस्टर्न रेलवेज। तो इसके तहत कोशिश की जाएगी हेल्प करने की, और जो आपका लगेज गुम हो जाता है उसे आप तक पहुंचाने की। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों ने इस तरीके की देखी होगी, तो उसका एक सोल्यूशन यहाँ पे आप लोगों के सामने आया है। अब ये तो था पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे एक और बन सकता है। अभी हाल ही में जो एक और इसी तरीके का ऑपरेशन था, जिसका नाम अगर मैं बात करूं, नमस्कार। अब ये ऑपरेशन नमस्कार क्या था? इसी तरीके का तो नहीं था। ये कब लॉन्च किया गया था? ये लॉन्च किया गया था इंडियन आर्मी के द्वारा, जब कोविड स्टार्टिंग में आया था। आप लोगों ने देखा था जब फर्स्ट वेव थी उस दौरान। तो ये नाम भी याद रखना। इसके अलावा और बहुत सारे ऑपरेशंस थे जो शुरू किए गए थे, अलग अलग थे। तो ये ऑपरेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये रिसेंट है तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन आप लोग काफ़ी देर से न्यूज़ पे देख रहे होंगे, आप लोगों के सामने है कि भारत रत्न जो एक कंसेप्ट मिस कंसेप्शन था वो क्या है। बहुत सारी जगह पे आ रहा है कि भारत रत्न अवार्ड दिया गया है अभी हाल ही में। तो पहली चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूँ, भारत रत्न अलग अवार्ड है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड अलग अवार्ड है। भारत रत्न इंडिया का टॉप मोस्ट अवार्ड है जो दिया जाता है। ये 12th एडिशन था भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड का, जो कि दिया गया है। जो एक्ट्रेस है हर्षाली मल्होत्रा, ये मुन्ना भाई बजरंगी भाई भाईजान में जो आई थी मूवी, उसमें इन्होंने मुन्नी का रोल प्ले किया था। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्यों मैं आपको बता दूं। देखो, भारत रत्न अवार्ड काफ़ी अलग है। वो टॉप मोस्ट अवार्ड है जो किसी भी एक इंडियन को मिलता है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन ये क्रिएट हो रही है काफ़ी जगह पे। भारत रत्न अवार्ड के नाम के साथ ये पोस्ट जो है वो चल रही है। तो यहाँ पे क्लियर कर दो, ये भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड है, 12th एडिशन था, ये दिया गया। अब एक और चीज़ यहाँ पे बनती है कि ये अवार्ड किसने दिया है। तो ये अवार्ड दिया था इन्हें भगत सिंह कोश्यारी जी ने। अब भगत सिंह कोश्यारी जी कौन है? भगत सिंह कोश्यारी इस समय गवर्नर है किस जगह के? तो वो है महाराष्ट्र के। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अपना 6th आर्म फोर्सेस वेटरन्स डे जो है वो ऑब्जर्व किया है। अब ये मनाया क्यों जाता है? टू रिकॉग्नाइज द सेक्रीफाइस ऑफ अ वेटरन्स इन सर्विंग द नेशन ऑब्जर्व्ड ऑन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो उसमें कौन सा एडिशन था ये भी आपको पता होना चाहिए। ये 6th एडिशन था। अब किस डेट को ये मनाया गया था? तो ये मनाया जाता है 14 जनवरी को। ये मैंने आपको बताया था, इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 14 जनवरी में होता है आर्म्ड फोर्स वेटरन डे, और जो आपका 15 जनवरी को होता है वो होता है आपका आर्मी डे। अब ये दोनों में काफ़ी कंफ्यूजन बच्चों को हो जाती है। अब यहाँ पे ट्रिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। 14
जो है पहले आता है 15 से, तो ऑब्वियसली पहले हम वेटरन्स को याद करते हैं, उसके बाद जो अभी आर्मी है उन्हें याद करेंगे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन आपकी खत्म हो जाएगी। अब ये चीज क्यों मनाई जाती है, ये डेट इसी दिन को क्यों? तो जो हमारे पहले जो फील्ड मार्शल थे के एम करियप्पा जी, आप बस ये याद रख सकते हैं, ये इनकी याद में बनाया जाता है। ये फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ थे। बहुत बार पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फर्स्ट इंडियन सीआईसी कौन थे? सीआईसी मतलब कमांडर इन चीफ, सीएनसी कमांडर इन चीफ जो पहले थे आर्म फोर्सेस के थे, वो थे के एम करियप्पा। तो इनका नाम भी याद रखना। ये हो सकता है आपको फ्रीडम स्ट्रगल की फॉर्म में या इंडियन नेशनल मूवमेंट की फॉर्म में पेपर में पूछा जाए, तो ये नाम भी याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर हम बात करें, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिसेंटली रिलीज करा है कौन सा एडिशन, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 का। तो ये कौन सा एडिशन था जो इसको लॉन्च किया गया है, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022? तो इसका 17th एडिशन था। अब एग्जाम में आजकल क्या होता है, एग्जाम में एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले कई बार आपको याद होगा कोई भी अगर इंडेक्स आता है या कोई भी अगर रिपोर्ट आती है, कई बार पूछा जाता है उसमें टॉप किसने किया है, इंडिया का रैंक क्या रहा उसमें, या फिर एग्जामिनर को अगर क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो वो पूछ देता है कि ये रिपोर्ट किसने दी है। अगर उससे भी ज़्यादा डिफिकल्ट बना देना है तो वो पूछता है कि कौन सा एडिशन था। अब यहाँ पे जो चीज़ है, एग्जामिनर आजकल इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है। एग्जामिनर पूछेगा द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट दी किसने है, तो ये याद रखना, ये दी गई है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 17th एडिशन था इसका, तो ये आपको पता होना चाहिए। एक एडिशन का भी याद रखना है और दूसरा कि ये रिपोर्ट देता कौन है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने दी है, द ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022। 124 कंट्रीज का इसमें पूरा पार्टिसिपेट किया गया था। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में कौन सी शिप है आईएनएस इंडियन नेवी शिप जिसने पार्टिसिपेट करा है पैसिक्स का बेसिकली फुल फॉर्म होती है पैसेज एक्सरसाइज की। ऐसा ये स्पेसिफिक नहीं है कि इंडिया पैसेज एक्सरसाइज किसी के साथ करेगा। ये जो मैंने आपको मिलिट्री एक्सरसाइज पे वीडियोस करवाई हैं, उस पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। पैसेज एक्सरसाइज होता है कि अगर मान लीजिए कोई शिप्स आपस में क्रॉस कर रही है, वहाँ पे डिसाइड होता है तो वहाँ पे एक्सरसाइज जो है वो काफ़ी सारी कंट्रीज के साथ अलग अलग इंडिया परफॉर्म करता है। लेकिन अब अगर एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो एग्जामिनर साथ में मेंशन करेगा कि जो जनवरी में अभी हाल ही में पैसेज एक्सरसाइज हुई थी इंडिया की, वो किसके साथ हुई थी। तो इंडिया ने किया है रशिया की एडमिरल ट्रिब्यूट्स के साथ। जगह भी आपको याद रखनी है, कहाँ पे, अरेबियन सी में। और इसी के साथ जो क्वेश्चन आमतौर पे पैसेज एक्सरसाइज पे बनते हैं या पैसेक्स पे बनते हैं, वो ये बनता है कि कौन सी शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो वो शिप थी आईएनएस कोची। आईएनएस कोची ने यहाँ पे किया है। तो ये आपको बताना चाहिए। इसी के साथ एक नाम जो मैं बार बार रिपीट करता हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, आईएनएस विक्रांत। आपको ये नाम याद रखना ही रखना है क्योंकि डेफिनेटली पेपर में पूछा जाएगा और रिसेंट जो आपके एग्जाम है उसमें पूछा जाएगा। ये क्या है, तो इंडिया का पहला ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर, अब आप लोग सोचेंगे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, जो बार बार मैं रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है, ये इंडिया ने खुद बनाया है। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत गिने चुने देश हैं, 4-5 देश भी नहीं होंगे जिनके पास खुद का एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इंडिया का आईएनएस विक्रांत उसमें से एक है। और इसी के साथ एक और मिसाइल है जिसका नाम भी आपको याद रखना है, वो है निर्भय क्रूज मिसाइल है। ये भी इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी इंडिजिनसली डेवलप्ड है और ये आपको पेपर में ज़रूर देखने को मिलेंगी। इसके अलावा अभी हाल ही में डीआरडीओ ने काफ़ी सारे टेस्ट किए, जिसमें अग्नि पी आया है आपके सामने, प्राइम या फिर पिनाका रॉकेट्स, इन सब का जो है एडवांस वर्जन लॉन्च किया गया है। और जो रिसेंटली अग्नि अभी टेस्ट किया गया है उसकी रेंज कितनी है, तो वो भी याद रखना, वो है 5000 किलोमीटर। इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल है ये। तो नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हाल ही में डीपीआईआईटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने पहला स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक किया है। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें बताऊंगा। देखो, आजकल जो चीज़ें ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जा रही है, एक तो आ गई आपकी जो रिन्यूएबल एनर्जी पे काम कर रहे हैं इंडिया काफ़ी सारा, जिसमें आपको मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बताया था। ग्रीन हाइड्रोजन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाइड्रोजन की अगर मैं बात करूँ तो इसका प्लांट एक लद्दाख में लग रहा है, एक आपका यहाँ पे यूपी में भी है।
ठीक है, मोबिलिटी जो है वो लद्दाख में, दूसरा प्लांट यहाँ पे है। लद्दाख में कौन लगा रहा है? लद्दाख में एनटीपीसी लगा रहा है। यूपी में कौन लगा रहा है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लगा रहा है। ये सब चीज़ें आपको पहले मैंने बताई हैं, लेकिन अब यहाँ पे जो क्वेश्चन बनते हैं रिन्यूएबल एनर्जी या जो स्टार्टअप्स है जिसपे देश बहुत काम कर रहा है, जो हमारी गवर्नमेंट है काफ़ी काम कर रही है, उसी के लिए ये चीज़ याद रखना, जो पहला डीपीआईआईटी के द्वारा फर्स्ट एवर स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक जो है, अब यहाँ पे एक तो आ गया आपका वीक, और पहली बार इस बार हम लोगों ने स्टार्टअप डे भी ऑब्जर्व किया था, जो कि इंपॉर्टेंट डेट्स में सबसे इंपॉर्टेंट है 16 जनवरी को। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 14 जनवरी को हम लोग मनाते हैं क्या? 14 जैन को आ गया हमारा वेटरन डे, 15 जनवरी को आ गया हमारा इंडियन आर्मी डे, और 16 जनवरी को आ गया हमारा यहाँ पे क्या? स्टार्टअप डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। अब इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था, सितंबर महीना जो है हमारा, सितंबर महीने को ऑब्जर्व किया जाता है पोषण माह के रूप में। और आपको मैं बताऊं कि मैंने खुद पेपर में कम से कम भी 8 से 10 बार ये क्वेश्चन देखा है कि पोषण माह कब ऑब्जर्व किया जाता है। 9th जो मंथ होता है उसे किया जाता है। वैसे ही अगर हम बात करें स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कब ऑब्जर्व किया गया? देखो 16 जनवरी को क्या कहा मैंने आपको, स्टार्टअप डे होता है, तो 10 जनवरी को ये शुरू कर दिया गया था, और जनवरी 10 से लेकर जनवरी 16 तक ये ऑब्जर्व किया गया था डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें एक और चीज़ है जो इतना ज़्यादा डिटेल में शायद से नहीं जाएंगे, लेकिन इन स्प्रिंग बोर्ड जो है, इंडियन बैंक है, इन सब ने इसमें टोटल काम किया था अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए, तो इतना सब डिटेल में नहीं जाएगा, आपको बस वीक को याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अब यहाँ पे एक और चीज, जो पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक सिंपल पैटर्न में पूछे जाते हैं, जो हम लोग डिकोड करते आ रहे हैं, यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं अगर पूछेंगे तो। अगर वुमेन के रिलेटेड कुछ होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कोई चीज ऐसी है जो फर्स्ट टाइम हो रही है इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे आपके सामने इंडिया का पहला कोल टू मिथेनॉल प्लांट अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है, किस सिटी में? दो तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो यही जो आपके सामने है, कोल टू मिथेनॉल जो प्लांट है ये कहाँ पे अभी हाल ही में शुरू किया गया है? तो ये किया गया है हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद कहाँ पे है? हैदराबाद है तेलंगाना में। तेलंगाना में एक जगह और बहुत फेमस थी, 39th यूनेस्को हेरिटेज साइट, जिसको हम कहते हैं रामप्पा टेम्पल। अब एक और चीज यहाँ पे आप लोगों के सामने, अगर आपसे पूछा जाए ये प्लांट जो बनाया गया है पहली बार, ये बनाया किसने है? तो ये बनाया गया है बहल के द्वारा। बहल की फुल फॉर्म क्या है? तो ये है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्योंकि पहली बार अपने आप का ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसमें होगा क्या? इसमें जो हाई ऐश कंटेन होते हैं इंडियन कोल के, इनको मिथेनॉल में कन्वर्ट किया जाएगा थ्रू गैसिफिकेशन रूट। तो ये पॉइंट याद रखना, यूनियन मिनिस्टर ने खुद इसको इनॉग्रेट किया था। आत्मनिर्भर भारत जो एक, अगर हम बात करें जो स्कीम चल रही है उसके तहत, BHEL हैदराबाद में जो यूनिट तेलंगाना में है, तो ये चीज याद रखना पहला है, तो ये इसीलिए काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी हाल ही में, अब ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। अब जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ वो उसके बाद मैं आपको बताऊंगा रीजन क्या है इसका। अभी तक आप लोगों को पता है इंडिया डिफेंस में काफ़ी काम कर रहा है। पहले हम लोग चीज़ें खरीदते थे, उसमें हम लोग रशिया से चीज़ें खरीदते थे, हम लोग USA से हथियार खरीदते थे। लेकिन इस बार जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ में, लखनऊ से इलेक्शन जीत के ही आए हैं। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि इस बार हम लोग ये चीज को क्या करेंगे, थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। अवॉइड इन द सेंस, इस बार हम क्या करेंगे, हम अपनी चीजें बेचेंगे, क्योंकि जितना पैसा अमेरिका और रशिया हथियार बेच के कमाता है, उतना पैसा इंडिया अगर उसका 1/3 भी कमा पाए तो वो बहुत ज्यादा नंबर में है। और इसी के लिए इंडिया ने क्या कहा था कि इस बार हम इंपोर्ट की जगह क्या करेंगे, एक्सपोर्ट। हम अपने हथियार बेचेंगे, जिसके आप लोगों को अभी मैंने एग्जांपल दी। INS विक्रांत हम लोगों ने खुद बनाया है बिना किसी की हेल्प के। निर्भय क्रूज मिसाइल हम लोगों ने खुद बनाई है। ब्रह्मोस की अगर अब हम यहाँ पे बात करें, जो करंट इवेंट है, ब्रह्मोस क्या इंडिया का खुद का है? नहीं, इसमें रशिया ने भी बहुत हेल्प करी है इंडिया की। अब जो ये ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, इंडिजिनसली डेवलप्ड कौन सी है क्रूज मिसाइल अगर आपसे पूछे,
तो वो है निर्भय। ये आपकी लास्ट ईयर अभी बनाई गई है। निर्भय इंडिया की खुद की है, ब्रह्मोस में रशिया ने हेल्प करी है। अब जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम है इंडिया का, वो पहली बार हम लोग किसी को बेचेंगे। फर्स्ट कंट्री टू परचेज ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम फ्रॉम इंडिया फॉर इट्स नेवी। तो ये कौन सी कंट्री है? तो ये है फिलीपींस। ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक हम लोग चीजें खरीदते हैं। अब आपको यहाँ पे एक आइडिया मिलेगा कितने में ये चीज बिक रही है। तो ये बिक रही है 374.96 मिलियन यूएस डॉलर्स में। अब आप लोग इसको अपने आप 75 से मल्टीप्लाई करना तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं आपको लिख के बताता हूँ कितने अमाउंट है ये है 374,962,800 यूएस डॉलर। इसको अगर आप 70 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो इतना पैसा आएगा इस मिसाइल सिस्टम के बेचने के द्वारा। तो इसीलिए ये जो चीज़ें हैं, और ये अपने आप में ही हम लोगों का अगर डिफेंस किसी पे डिपेंड नहीं करेगा, अगर हम लोग खुद इसको मैन्युफैक्चर करेंगे और आगे एक्सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत हेल्प करेगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़, फिलीपींस की कैपिटल क्या है आपको ये भी पता होनी चाहिए। फिलीपींस की कैपिटल है आपकी मनीला। तो ये आप लोगों को आई होप जो कंसेप्ट समझाने की जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, उससे क्या होगा, उससे आप लोगों को चीज़ें समझ आएंगी। चीज़ें जब समझ आएंगी तो आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, आप लोगों को चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो ये पहला पॉइंट आपको याद रखना है। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पहली बार ये चीज़ बिकेगी आगे। नेक्स्ट पे आते हैं, अभी हाल ही में कुंबलंगी विलेज जो है किस स्टेट का, जिसने अपना पहला जो बेसिकली पहला क्या बना है, सैनिटरी नैपकिन फ्री। अब ये चीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताऊंगा। देखो, सैनिटरी नैपकिन्स के लिए बहुत सारा काम किया जा रहा है, वुमेन के लिए किया जा रहा है, और पहला जो भी बनता है वो अपने आप में ही इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ ये जगह नहीं याद रखनी। देखो, केरला में है ये नहीं याद रखना, आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट पूछेगा फर्स्ट सैनिटरी नैपकिन फ्री जो है विलेज कौन सा बना है। यहाँ पे क्या है अब आपको मैं बताऊंगा। दो चीज़ें याद रखना। पहला पॉइंट क्या है, विलेज का नाम क्या है, वो है कुंबलंगी विलेज, ठीक है। दूसरी चीज क्या आती है, ये बिल्कुल इंडिया का पहला फर्स्ट इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज भी है। अब ये चीज भी आपको याद रखनी है, फर्स्ट इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज। जरूरी नहीं है आपको एग्जामिनर ये सैनिटरी नैपकिन फ्री ही पूछे, आपको ये भी पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ ये फर्स्ट एवर सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज भी बना। ये सैनिटरी नैपकिन फ्री विलेज जो है वो क्या है, यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। अब यहाँ पे जो एक स्कीम चलाई जा रही है केरला में खास तौर पे, उस स्कीम का नाम क्या है, उस स्कीम का नाम है अवल कई। अवल कई का मतलब क्या होता है, अवल कई का मतलब होता है फॉर हर, ठीक है। इस स्कीम के तहत फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये पहला है जिसमें पूरी विलेज जो है इसको कर रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला आपको ये याद रखना है, विलेज का नाम याद रखना दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक अभी हाल ही में आपको, अब जैसे यहाँ पे इको फ्रेंडली टूरिस्ट विलेज जो है, अब यहाँ पे वैसे ही जम्मू कश्मीर की बात करूँ, यहाँ पे भी टूरिस्ट विलेज जो है वो बनाए जाने हैं। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर का पहला टूरिस्ट विलेज कौन सा बनाया गया है, तो वो है पंचैरी। पंचैरी किस जगह पे है, वो है उधमपुर में। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए पहली स्टेट कौन सी है जो एलपीजी फ्री जो है, जो एलपीजी गैस हर एक घर तक पहुंचाई है 100%, तो वो है हिमाचल प्रदेश। अब ये मैं वापस से क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हाल ही में अभी एलपीजी था जो स्मोक फ्री प्लस एलपीजी कनेक्शन जिन्होंने दिए, उसमें भी हिमाचल ही पहली है। फर्स्ट स्टेट कौन सी है जो पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, तो वो है सिक्किम। फर्स्ट स्टेट कौन सी है जो कि रेबिस फ्री है, रेबिस फ्री कौन सी है, तो वो है गोवा। तो ये चीजें नोट कर लेना, ऐड ऑन कर लेना। पुराने करंट अफेयर्स हैं लेकिन इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसने जीता है आईबीएस इंटेलिजेंस इनोवेशन। ये जो स्मॉल आई आप लोग देख रहे हैं, ये स्टैंड करता है इंटेलिजेंस के लिए। तो कौन सा है इंटेलिजेंस अवार्ड जीता है, जिसको बेस्ट सीआरएम सिस्टम इंप्लीमेंटेशन का अवार्ड भी कहते हैं, किस बैंक ने जीता है। अब सीआरएम क्या होता है, सीआरएम होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है एक्सिस बैंक के द्वारा। एक्सिस बैंक ने इसको भी हाल ही में जीता है, आपको बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट पे आते हैं। देखो यहाँ पे अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन तरीके से पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे जो एज इट इज है, पद्म विभूषण, ये अवार्ड इस बार मिले भी है, मैं आपको
एक बार डिटेल में बता दूंगा। पद्म विभूषण अवॉर्डी थे बिरजू महाराज, बहुत फेमस कथक डांसर थे, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है दो तरीके से पूछा जा सकता है। पहला कि ये जो बिरजू महाराज जी जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये किस नाम से और फेमस थे? इन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अब दूसरी चीज आपको क्या है, आपके सिलेबस में जैसे आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन बनते हैं, आपको ये पूछा जा सकता है कथक जो है वो किस स्टेट का डांस है ज्यादातर। तो ये मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, आर्ट एंड कल्चर में पूरा एक्सप्लेन किया गया है। क्लासिकल डांस में आता है, टोटल क्लासिकल डांस कितने हैं, ये सब आप लोगों का होमवर्क है। गूगल कर सकते हो, अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेना या कमेंट बॉक्स में लिख के बता देना। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया इंडियन आर्मी डे। अब देखो एग्जामिनर क्या करता है, ज़रूरी नहीं है आपसे हर बार इंडियन आर्मी डे ही पूछे कि वो कब मनाया जाता है। मैंने आपको बता दिया वो हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है। एग्जामिनर जो ये क्वेश्चन है, जैसे यूथ डे हो गया, प्रवासी दिवस हो गया, इन सब क्वेश्चंस को जो काफ़ी रिपीट हो चुके हैं, आजकल एग्जामिनर पूछता है इनकी थीम। हम लोगों ने केएस के एग्जाम में भी देखा था, थीम पे क्वेश्चन पढ़ना था कि बताओ इसकी थीम क्या है, वो हम लोगों ने कवर की थी। अब यहाँ पे इस साल आर्मी डे की थीम क्या थी? इन स्ट्राइड विद द फ्यूचर। ये इस बार इसकी थीम जो थी वो थी, आपको थीम भी याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। 15 जनवरी को हर साल ये मनाया जाता है। तो के.एम. करियप्पा जी ने जब इंचार्ज बने थे तो ये उसी के दौरान है। तो आपको दोनों याद रखने हैं, आर्मी डे 15 को होता है और आर्म फोर्सेस वेटरन डे जो है आपका वो कब होता है? 14 जनवरी को। तो ये दोनों याद रखना है, इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है एग्जाम में। नेक्स्ट पे आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने भी आपके साथ डिस्कस किया है। पहली बार इंडिया ने स्टार्टअप डे बनाया है और ये आपका किस कैटेगरी में आएगा? ये आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट में। तो स्टार्टअप कल्चर को जो है सपोर्ट करने के लिए ये इन्होंने स्टार्ट किया है, पहला एडिशन था, ये किया जाता है 16 जनवरी को। अब जो ये SSS आप लोग देखते हैं, ये भी बेसिकली में एक अपने आप का एक आप कह सकते हो कि ये स्टार्टअप ही था। तो ये सब चीज़ें जो आप लोग देखते हो, ये सब चीज़ें, और जितना जम्मू कश्मीर में पोटेंशियल है, मैं खासतौर पे अगर JNK की बात करूं, जितना पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में है, अगर वो चाहे तो मैं आपको ये भी गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि इंडिया की रिचेस्ट स्टेट भी बन सकता है आने वाले 5 से 10 सालों में जम्मू कश्मीर। अगर इस पे जो चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हम लोगों ने पिछले 1.5-2 सालों में ऑब्जर्व की हैं, अगर उस पर अच्छे से काम हो सके तो जैसे टूरिस्ट विलेज बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो चलो फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए पहला नेशनल स्टार्टअप डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वो किया जाता है 16 जनवरी को। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, आप लोगों को मैंने बाल दिवस के रूप में एक चीज़ बताई थी, पहली बार वो कब ऑब्जर्व किया जाएगा, ये मैंने आपको बताया था, ये किया जाएगा 26 दिसंबर 2022 को। वो कौन सा बाल दिवस था, किसकी याद में मनाया जाता था, साहिबजादे जो थे उनके बारे में आप लोगों को बताना है, वो उस डे का नाम क्या है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अभी हाल ही में कौन से यूनियन मिनिस्टर है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है माधव बाग पावर मैप, इंडिया का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम। देखो पहला है इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसने किया है इनॉग्रेट, ये भी नाम पता होना चाहिए, ये है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इस समय हमारे रोड, हाईवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है? इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर में। तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, इन्होंने अभी हाल ही में किया है इसको इनॉग्रेट। अब ये कहाँ पे किया है इनॉग्रेट, अगर आपसे पूछा जाए, ये जो पहला इंडिया का पहला इंटेलिजेंट क्रॉनिक डिजीजेस पेशेंट हैबिट ट्रैकिंग सिस्टम जो है, या जिसको हम पावर मैप भी कह रहे हैं यहाँ पे, माधव बाग्स पावर मैप, तो ये जो है ये कहाँ पे है, या ये पावर मैप की अगर मैं आपको बात बताऊं, सिंपल पावर मैप होता क्या है जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो। पावर मैप बेसिकली ये एक कॉस्ट इफेक्टिव मेडिकल एनालिटिक एप्लीकेशंस है जो डॉक्टर्स को दी जाएगी, जिसके तहत प्रोवाइड किया जाएगा पेशेंट्स को क्लिनिकल पैरामीटर्स को कि जो क्रॉनिक डिजीजेज है उसको किस तरीके से रिवर्स किया जा सके। तो ये काफ़ी अच्छा है जो ये अभी हाल ही में किया गया, पहला ट्रैकिंग सिस्टम बनाया गया है। लॉन्च किसने किया है, इनॉग्रेट किसने किया है? नितिन गडकरी ने। नेक्स्ट पे आ जाओ, हु हैज बीन क्राउन्ड विद फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर, यानी कि बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर किसको दिया गया है? अब ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं, मेन भी और विमेन भी, दोनों। तो पहले अगर मैं आपसे बात करूं यहाँ पे
अभी जो हाल ही में अवार्ड दिए गए हैं, कहाँ पे दिए गए हैं, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फीफा का हेडक्वार्टर है आपका ज़ुरिक में। ज़ुरिक कहाँ पे है, ये है स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, अब मेल में किसको मिला है, तो वो है रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। और अगर फीमेल की बात कही जाए विमेन में, तो वो हैं एलेक्सिया पुटेलेस। तो ये दोनों को मिला है। ये किस टीम से खेलते हैं, तो ये बार्सिलोना के प्लेयर हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, सॉरी यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, जो एलेक्सिया है ये बार्सिलोना की प्लेयर हैं। और जो अगर हम बात करें रॉबर्ट की, तो ये बेसिकली बायर्न म्यूनिख के प्लेयर हैं। देखो मेरे को फुटबॉल का इतना पता नहीं है, पॉलिश प्लेयर हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो इनके नाम लेकिन आप लोगों को याद रखने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फीफा के रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं ये आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूँ आईसीसी की, आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो वो है दुबई में। आपको इनके हेडक्वार्टर्स भी पता होना चाहिए। ये स्टैटिक जीके की फॉर्म में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी हाल ही में कौन सी कंट्री ऐसी है जिसने TU-160M, या जिसको व्हाइट स्वैन के नाम से जाना जा रहा है, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर परफॉर्म्स डेब्यू फ्लाइट। अब कौन सी कंट्री का है ये? तो अगर यहाँ पे बात की जाए कौन सी कंट्री ने अभी हाल ही में व्हाइट स्वैन के नाम से जो काफ़ी फेमस है, ये जो अभी लॉन्च किया गया, अब ये है क्या बेसिकली, ये है दुनिया का वर्ल्ड्स हैवीएस्ट सुपरसोनिक मिलिट्री एयरक्राफ्ट। तो ये किसका है, तो ये है रशिया का। और इसी के साथ एक और चीज याद रखना है, रशिया ने अभी हाल ही में डिफेंस सिस्टम लॉन्च किया है F500। इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया क्या खरीद रहा है रशिया से, इंडिया खरीद रहा है S400। और आपको एक और चीज बताऊं, जो ये S500 है, सबसे पहले इसको किसने कहा था खरीदने के लिए, ये कहा गया था टर्की ने। टर्की ने इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन टर्की इससे हट गया है। टर्की को जो है ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है। अब इंडिया जो है वो शायद से S500 भी सबसे पहले खरीदेगा, और ये काफ़ी एडवांस वर्जन है। आपको अगर बताऊं तो 10 टाइम्स ज़्यादा आप इसको एडवांस कह सकते हो S400 के कंपैरिजन में। इंडिया S400 भी खरीद रहा है, S500 भी खरीद रहा है रशिया से। और यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि डिफेंस में जो कंट्रीज है, जो जैसे रशिया हो गई, यूएसए हो गया, ये ज़्यादा पैसे कमाते हैं सिर्फ अपने हथियार बेच के। और इंडिया ने शुरुआत करी है, जैसे पहला ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम बेचा है फिलीपींस की नेवी को। तो ये काफ़ी अपने आप में अच्छी चीज़ें हैं। जितना हम लोग इंडिजिनसली डेवलप करेंगे चीज़ों को, हम लोगों की डिपेंडेंसी खत्म होगी और हम लोग ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को याद रखना है। S500 भी आपसे पूछा जा सकता है किसका है, तो वो भी रशिया का है। व्हाइट स्वैन या TU-160M, ये भी पूछा जा सकता है किसका है, तो ये भी दोनों रशिया के हैं। नेक्स्ट पे आते हैं, इंडिया का पहला क्लाइमेट हैजर्ड एंड वल्नरेबिलिटी एटलस जो है अभी लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा और अपने फाउंडेशन डे पे। अब ये चीज़ पहले देखना, फाउंडेशन डे किसका होता है, किया कब गया है, पहले तो मैं ये बता दूं, ये किया गया है 14 जैन को। किसका फाउंडेशन डे होता है, ये होता है IMD का, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का। इसके डिपार्टमेंट के साथ मेरा खुद का काफ़ी क्लोज लिंक है, क्योंकि इसका मेरे यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था मेरा एज अ साइंटिफिक असिस्टेंट के रूप में, लेकिन यहाँ पे मैं गया नहीं था। पहला जो क्लाइमेट हैजर्ड वल्नरेबिलिटी एटलस है, ये लॉन्च किया गया है IMD के द्वारा। अब ये भी याद रखना, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा किसके द्वारा ये लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है IMD के द्वारा। तो पहला पॉइंट, अगर आपसे पूछा जाए कि इस समय इसके मिनिस्टर कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट के अगर हम बात करें, इसके इस समय पूछा जाए मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर कौन है, तो वो हैं जितेंद्र सिंह जी। जितेंद्र सिंह जी जो हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस के मिनिस्टर हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है, उधमपुर है, जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 था आज का। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है चेयरमैन और MD एयर इंडिया का। चेयरमैन और MD हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये किया गया है सीनियर ब्यूरोक्रेट जो है विक्रम देव दत्त जी, इन्हें। अब एयर इंडिया जो है ये हाल ही में किसने खरीदा है, टाटा सन्स ने इसको खरीदा है, ये भी आपको बताना चाहिए। और हाल ही में CMD अगर हम बात करें तो ये बनाए गए हैं
विक्रम देवदत्त, तो इनका नाम भी आपको पता है। किसकी जगह ये बन रहे हैं? इनसे पहले कौन थे? तो इनसे पहले थे राजीव बंसल जी। अब लेकिन विक्रम देवदत्त अपॉइंट हुए हैं। नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स रेजिंग डे कब मनाया जाता है? तो ये जो एनडीआरएफ के द्वारा मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 19 जनवरी को। पहला पॉइंट। लेकिन अब यहां पे एक और चीज मैं आपको बताता हूं, कौन सा ऐसा एकमात्र श्राइन है जिसकी खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है? तो वो है वैष्णो देवी। इनके पास खुद की डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्स है, ये भी याद रखना। और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स रेजिंग डे कब मनाया जाता है? ये 19 जनवरी को मनाया जाता है। अब यहाँ पे इस समय डीजी कौन है? वो है अतुल कारवाल। ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, लेकिन पता होना चाहिए। और इसका अगर कई बार आजकल ना मोटो भी पूछते हैं कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का मोटो क्या है, तो इनका मोटो जो है वो है आपदा सेवा सदैव सवत्र इम्प्लाइज, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो इम्प्लाइज सस्टेन्ड। ये याद रखना, कई बार एग्जाम में ना पूछ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हाल ही में इंडोनेशियन पार्लियामेंट ने अपना जो इनकी कैपिटल थी, जिसे सिंकिंग जकार्ता बोल रहे हैं इस समय, क्यों कह रहे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। पहली चीज क्या, अब अगर आपसे पूछा जाए इनकी नई सिटी इन्होंने कैपिटल अपॉइंट की है, एग्जामिनर डायरेक्ट यही पूछेगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है। तो इंडोनेशिया की अब आपको याद रखना है वो है नुसंतारा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। अब यहाँ पे पहले इन्होंने क्या किया था, कैपिटल को शिफ्ट किया था जकार्ता से ईस्ट कालिमंतन पे वापस से किया गया था। अब यहाँ पे ये बहुत तेजी से डूब रही है, तो इसीलिए इन्होंने वापस शिफ्ट किया है इंडोनेशिया ने। अब यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसका एक बहुत बड़ा रोल माना जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो भी बढ़ गया है। तो इसी सब चीज़ों की वजह से इस जगह को अब फास्टेस्ट सिंकिंग सिटी जो है वो भी डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इसी वजह से यहाँ पे अब कैपिटल को शिफ्ट किया जा रहा है। यूनाइटेड नेशन की अगर हम बात करें तो जकार्ता इज ऑल्सो वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ओवर पॉपुलेटेड अर्बन रीजन्स विद मोर देन 10 मिलियन पीपल। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। अब अगर आपसे पूछे इंडोनेशिया के ही कैपिटल की हमने बात कर ली, कौन है? अगर पूछा जाए इंडोनेशिया के इस समय प्रेसिडेंट कौन है, तो इनका नाम भी याद रखना। ये भी अभी थोड़ी देर पहले ही बने थे। इनका नाम है जोको विडोडो। जोको विडोडो है, और इन्होंने अनाउंस कर दिया है कि कैपिटल को मूव किया जाएगा। ये अनाउंसमेंट जो थी वो 2019 में कर दी गई थी, लेकिन फिर कोविड आया, उस वजह से नहीं कर पाए। लेकिन फाइनली अब यहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि कैपिटल क्या है, तो इसको आप लोग मार्क करके आएंगे, जकार्ता को मार्क नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ब्लैक वुमेन। अब ये चीज़ मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी किसी वुमेन में क्वेश्चन हो, फर्स्ट टाइम हो, और अगर बाहर की कंट्री का भी हो तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पहला अमेरिकन पोइट या सिविल राइट एक्टिविस्ट कौन है जिनको अपीयर किया जाएगा यूएस कॉइन के ऊपर? तो इनका नाम याद रखना, इनका नाम है माया एंगिलियो। ये पहली होंगी जिनके नाम पे कॉइन बने जाएंगे। आप लोगों को ने देखा है काफ़ी सारे कॉइन्स जो हैं वो बनते हैं, कॉमोडेटिव कॉइन्स जिन्हें कहते हैं। तो यहाँ पे पहला इनका नाम होगा, जो कि होगा वहाँ पे प्रिंट होगा। फर्स्ट ब्लैक वुमेन है जो कि यूएस करेंसी पे फीचर होंगी, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स की अगर हम बात करें तो पहला जेनेसिस प्राइज जो है वो दिया गया है किसे? 2022 का जेनेसिस प्राइज की अगर हम बात करें तो 2022 का जो जेनेसिस प्राइज है वो दिया गया है डॉक्टर अल्बर्ट बोरिया को। अब ये कौन है बेसिकली? ये अगर आप लोगों ने सुना होगा, यहां पे ये इसके चेयरमैन हैं। इन्होंने काफी ज्यादा एफर्ट डाले थे जो कोविड-19 का वैक्सीन बनाने के लिए, तो इसी वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है। अब जो जेनेसिस प्राइज है बेसिकली इसे जॉइश नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। अब ये भी एग्जामिनर क्या कर सकता है, डायरेक्ट पूछ सकता है जेनेसिस प्राइज जो है उसे और किस नाम से जाना जाता है। तो ये भी याद रखना। $1 मिलियन इनको अवार्ड के रूप में मिलते हैं जो भी यहाँ पे बनता है। तो ये अवार्ड दिया गया है यहाँ पे इजराइल के जो इस समय प्रेसिडेंट हैं उनके द्वारा, इसहाक जी के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। तो ये याद रखना नाम।
किसके चेयरमैन हैं, किस कंपनी के, किस रीजन की वजह से मिला है और कौन सा प्राइज यहाँ पे इन्हें दिया गया है, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। कॉकबोरोक डे जो है, 44th कॉकबोरोक डे जो है, ये सेलिब्रेट किया गया था 19 जनवरी को। अब ये किस स्टेट के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है? देखो, जो ये डेज हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक से दो क्वेश्चन यहाँ पे कई बार बनते हैं, जनवरी में खास तौर पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेज आते हैं। अब ये जो कॉकबोरोक डे है ये किसके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये किया जाता है त्रिपुरा के द्वारा। पहला पॉइंट, क्यों किया जाता है? क्योंकि इसी दिन ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में 1979 में इस लैंग्वेज को एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वहाँ पे रिकग्नाइजेशन मिली थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में न्यू सर्किट हाउस जो है लॉन्च किया है, जिसको आज़ादी के और साथ ही साथ आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर ये भी लॉन्च किया गया है। यहाँ से ही आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये कहाँ पे किया गया है। तो ये जो अभी हाल ही में नया सर्किट हाउस लॉन्च किया गया है, ये लॉन्च किया गया है गुजरात में, सोमनाथ टेम्पल के पास इसको वापस से बनाया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान इसको किया है। ये टोटल जो सर्किट हाउस है इसकी कॉस्ट है 30 करोड़ के करीब करीब। तो ये यहाँ पे लगा है और पीएम मोदी ने यहाँ पे लोगों से वापस कहा है कि लोकल टूरिज्म बढ़ाया जाए। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लूंगा। लोकल टूरिज्म की बात जो है ये हर जगह पे चल रही है। देखो लोकल टूरिज्म क्या है मैं आपको बताता हूँ और ये क्यों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर की भी, आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना ही होगा, इंडिया के मैप में भी आपको देखने को मिलता है, श्रीलंका। श्रीलंका की जो टोटल 10% जीडीपी है वो खाली टूरिज्म पे डिपेंड करती है। टूरिज्म कौन सा? जो बाहर की कंट्री से आता था उस पे। कोविड आया, कोविड की वजह से टूरिज्म गया और श्रीलंका कोलैप्स होने की कगार पे है। इनको चाइना, इंडिया बहुत हेल्प कर रहा है, आईएमएफ के पास ही जा रहे हैं कि इनके पास पैसा आए और ये अपना देश चला पाए। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसी कभी कोई चीज़ यहाँ पे ना आए जो खासतौर पे जगह टूरिज्म पे डिपेंड करती हैं, लोकल टूरिज्म को प्रमोट करना अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकल टूरिज्म हो गया अपनी ही कंट्री के अंदर। अगर हम बात करें अब जैसे जे है, जे जितना शांत रहेगा, जितना जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होती जाएगी, उतना ही बाहर की जो बाकी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे आना शुरू करेंगी। जो लोकल यहाँ के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे काम मिलेगा और टूरिज्म हम लोगों का भी बहुत एक बड़ा रोल प्ले करता है अर्निंग में, अपनी डेली लाइफ के लिए। तो यहाँ पे ये चीज़ों को अगर हम जितना प्रमोट करेंगे लोकल टूरिज्म को, या फिर जैसे टूरिस्ट विलेज अभी बनाए जा रहे हैं, ये सब चीज़ें जो है ये काफ़ी हेल्प करेगा बूस्ट करने के लिए। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे साथ जो चैनल देख रहे हैं वो बहुत अलग अलग जगह पे रहते हैं, बेंगलोर में रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, चंडीगढ़ रहते हैं। और अगर आप जे से हैं, कोई भी ऐसा अपडेट अगर होता है तो आप लोग ये ज़रूर शेयर करो। जितना आप लोग ये चीज़ें शेयर करोगे उतनी चीज़ें ज़्यादा वायरल होंगी। तो ये चीज़ें आप लोगों का काम है। आज के लिए आपका आज का होमवर्क आपका यही है कि इन चीज़ों को आप लोग खुद प्रमोट करो। जो चीज़ें आप लोग अपनी आंखों के सामने देखते हैं उनको हर जगह पोस्ट करो, लोकेशन में टैग करो, ताकि आज की जो एक वर्चुअल वर्ल्ड है उसमें ये चीज़ें ज़्यादातर आए। तो पहला पॉइंट यहाँ पे आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। एज पर द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, इंडिया विल सरपास चाइना एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर बाय विच ईयर। अब देखो एक तो आ गया ये, हम लोगों ने एक और चीज़ देखी थी लास्ट करंट अफेयर्स में, किस साल तक अगर हम बात करें, इसका आंसर है 2026 में। आपको पहले बता दूं, इंडिया 2026 में चाइना को सरपास कर जाएगा और वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट इथेनॉल कंज्यूमर बन जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ ये भी याद रखना कि रिपोर्ट किसने दी थी। अगर आपसे पूछा जाए एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया कब बन जाएगी, तो वो बनेगी 2030 में। किसको पीछे करेगी? इंडिया पीछे करेगी जापान को। ठीक है, ये चीज़ें भी याद रखना। और वर्ल्ड की क्या बन जाएगी? वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट बन जाएगी। उस टाइम पे कौन रहेगा टॉप पे? USA, चाइना और इंडिया थर्ड। ये 2030 की डेटा था, अभी हाल ही में लास्ट वीक आया है, तो ये भी याद रखना। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। अभी हाल ही में कौन से लीडर ने टॉप करा है लिस्ट ऑफ मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स विद 71% रेटिंग? 71% रेटिंग मिली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। तो ये पहला पॉइंट याद रखना। अगर आपसे एग्जामिनर पूछेगा सेकेंड वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर लीडर कौन से हैं, तो इनका नाम भी याद रखना। इनका नाम है मैनुअल लोपेज, ये मेक्सिको के प्रेसिडेंट है। तो ये नाम भी याद रखना। टॉप भी किसने किया है? वो इंडियन है। ये
क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा इसको ट्रिकी करना चाहेगा तो सेकेंड आईएएस पूछेगा। डे NRLM, अब ये क्या है? डे क्या है? बेसिकली ये है आपका दीनदयाल अंत्योदय योजना, और NRLM क्या है? तो ये है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। इसके तहत अगर हम बात करें, जो भी एग्री न्यूट्री गार्डन वीक बनाया गया है, ये एग्री न्यूट्री गार्डन वीक कब शुरू किया गया है? ये जो पूरा वीक है ये किया गया है 10 से 17 जनवरी के बीच। 10 से 16 स्टार्टअप वीक था, 10 से 17 आपका एग्री न्यूट्री वीक था। तो ये भी याद रखना। पहला पॉइंट ये आपको याद रखना है, क्यों किया गया है? ताकि जो रूरल इकोनॉमी है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो ये याद रखना आपको पहला। अब नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। इंडिया का पहला AVGC जो है एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स, ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहाँ पे किया गया है? एक तो अभी हम लोगों ने पहला क्या देखा था, जो हैदराबाद में किया गया, कोल टू एथेनॉल। और अगर पूछा जाए इंडिया का पहला AVGC सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ पे किया गया है, तो इंडिया का पहला AVGC जो ये है ये बेंगलुरु में किया गया है। बेंगलुरु कहाँ पे है? बेंगलुरु है कर्नाटका में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, एग्जैक्ट जगह बेंगलुरु में की गई है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे जो बच्चे जम्मू कश्मीर से हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जम्मू कश्मीर ने डिक्लेयर करा है जेरी सेटलमेंट को किस डिस्ट्रिक्ट में, और जिसके तहत ये पहली विलेज बनी है। कौन सी? मिल्क विलेज। तो ये कौन सी है? पहला तो ये है आपकी बेसिकली किस जगह पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है? पहला तो ये है रियासी में। रियासी में जो जेरी हेमलेट होगा उसके तहत ये किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रियासी में ही, जो मैंने आपको पहले बताया, वैष्णो देवी आपका जम्मू में रियासी डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशन और आती है, शिवकोड़ी वगैरह सब। तो ये भी आपको याद रखना है। पहला मिल्क विलेज किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो वो है आपका रियासी में। तो इसी के साथ आज का लास्ट क्वेश्चन, अपना कांगड़ा ऐप अभी हाल ही में लॉन्च की गई है। जितने भी लोकल हैंडीक्राफ्ट है उनको प्रमोट किया जाए थ्रू टूरिज्म। ये किस स्टेट के CM ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की गई है जयराम ठाकुर के द्वारा। जयराम ठाकुर कौन है? तो जयराम ठाकुर हैं इस समय हिमाचल प्रदेश के CM। तो इन्होंने लॉन्च किया। अब यही चीज़ें मैं कह रहा हूँ, जैसे ऐप को लॉन्च किया गया है हैंडीक्राफ्ट के लिए, हमारी जम्मू कश्मीर, अब जैसे हम लोग अगर रिप्रेजेंटेशन डालते हैं, अब वापस से हम लोगों का यही होना चाहिए कि जैसे जम्मू कश्मीर में जितने भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, उन लोगों के लिए एक प्रॉपर ऐप बनाया जाए। जैसे आप लोग देखते हैं अमेजोन की ऐप है, उस लेवल की ऐप तो बनाना मुश्किल होगा, बट उस तरीके की ऐप बनाए जिसमें सिर्फ JNK के हैंडीक्राफ्ट जो है वो बिके, लोग खरीद सकें, मार्केट उन लोगों को बनाए। और ये सब चीज़ें कैसे होती है? ये सब चीज़ें होती है जब कोई एक स्टार्टअप आएगा, वो इन सब चीज़ों पे काम करेगा, सब लोगों को जोड़ेगा, स्टार्टअप भी ग्रो करेगा, ये लोग भी ग्रो करेंगे और ये एक जगह भी ग्रो करेगी। तो चलो, इन सब पे अगर किस्मत ने साथ दिया तो हम ही काम करेंगे। अभी के लिए ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आप लोगों के जितना भी पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स होता है सिंगल वीडियो में हम लोग कवर कर देते हैं। एग्जामिनर कोशिश हम लोग रखते हैं कि यहीं से ही क्वेश्चन बनेगा, जितना बन सकता है वो कवर करवा दिया। अगर आपको ये चैनल पसंद आता है यूट्यूब पे, इसको सब्सक्राइब करो। वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक ज़रूर कर देना। पढ़ते चलो, मेहनत करते चलो। बाकी इसका PDF आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं जल्दी नए लेक्चर के साथ। अभी के लिए इजाज़त दीजिए। हैव अ नाइस डे। और इसका एनालिसिस भी आपको रात को लाइव लेक्चर में मिल जाएगा। ओके गाइज, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।